क्या चाइना के ऊपर दबाव बनाने में कामयाब हो गया है अमेरिका? जानेंगे क्यों कहा चाइना ने कि जंग हारे तो भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस की इस डील को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा क्यों हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका और चीन के बीच 5 सालों में पहली बार परमाणु हथियारों को लेकर बातचीत हुई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये बातचीत इस साल मार्च में होनी थी, लेकिन अब जाकर दोनों देशों के अधिकारी एक साथ बैठे हैं। बातचीत के दौरान चीनी अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों से कहा कि अगर चीन और ताइवान के बीच जंग हुई तो चीन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। चीनी अधिकारियों ने बातचीत के दौरान अमेरिकी अधिकारियों को इस बात का यकीन दिलाया कि दोनों देशों के बीच जंग में अगर चीन की हार होती है तो भी वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। इस मीटिंग का हिस्सा रहे अमेरिकी अधिकारी डेविड सेंटोरो ने न्यूज एजेंसी को कहा कि चीनी अधिकारी इस बात को निश्चिंत है कि वे बिना परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किए ताइवान को हरा सकते हैं। इधर ताइवान ने चीन के इस वादे को मानने से इनकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मीटिंग शंघाई में 2 दिनों तक हुई, जिसमें अमेरिका की तरफ से आधा दर्जन प्रतिनिधियों ने चीन के सामने अपना पक्ष रखा। इसमें पूर्व अधिकारी और स्कॉलर भी शामिल थे। वहीं चीन की तरफ से इसमें पूर्व सेना के अधिकारी, स्कॉलर और विशेषज्ञों का एक प्रतिनिधि मंडल शामिल हुआ था। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ये चर्चा आधिकारिक बातचीत की जगह नहीं ले सकती है। दोनों देशों के बीच उस समय बातचीत हुई है जब दोनों के बीच आर्थिक और जियोपॉलिटिक्स पे तनातनी चल रही है, जिसमें दोनों ने एक दूसरे के ऊपर भेदभाव से काम करने का आरोप लगाया है। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 2021 से 2023 के बीच अपने परमाणु हथियार की संख्या 20% तक बढ़ा दी है। अमेरिका रक्षा विभाग ने पिछले साल अनुमान लगाया था कि चीन के पास 500 ऑपरेशनल न्यूक्लियर वेपन्स हैं। 2030 तक उसके पास 1000 परमाणु हथियार हो जाएंगे। ताइवान और चीन के बीच वर्तमान तनातनी दूसरे वर्ल्ड ऑर्डर के बाद शुरू हुई है। दरअसल तब चीन में राष्ट्रवादी सरकारी सेनाओं और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया था। 1949 में कम्युनिस्ट जीत गए और उनके नेता माओ त्से तुंग ने मेनलैंड चीन की राजधानी बीजिंग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। वहीं इसके हार के बाद राष्ट्रपति कुओमिंतांग या के नेता ताइवान भाग गए। तब से ही ताइवान की सबसे प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। ताइवान पर ज्यादातर समय इसी पार्टी का शासन रहा है। वर्तमान में केवल 14 देश ही हैं जो ताइवान को संप्रभु देश के रूप में मान्यता देते हैं। ताइवान के समर्थन के बावजूद खुद अमेरिका उसे स्वतंत्र देश नहीं मानता है। चीन बाकी देशों पर ताइवान को मान्यता न देने का राजनीतिक दबाव डालता रहता है। वर्तमान में चीन और ताइवान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं। चीन ताइवान के बीच विवाद 2022 में 1 अक्टूबर को चीन के स्थापना के उपलक्ष्य में बनाए जाने वाले नेशनल डे से शुरू हुआ था, जब 100 से ज्यादा चीनी जेट ने ताइवान के एयर डिफेंस क्षेत्र का उल्लंघन किया। चीन के इस कदम के बाद ही दुनिया में चर्चा शुरू होगी कि वो ताइवान पर जबरन कब्जा करने जा रहा है। फरवरी में यूक्रेन पर रूस के हमले और चीन द्वारा रूस के समर्थन ने ताइवान पर हमले के डर को और बढ़ाने का काम कर दिया है। खैर, अब ये जो भी बातचीत हो रही है ना, इस बातचीत से कोई खास फायदा नहीं होने वाला है अमेरिका को, इसलिए क्योंकि एक रुख देखा जा रहा है चाइना का, और चाइना का रुख ये है कि हर हाल में चाइना को कब्जा करना है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये जो देख रहे हैं ना, ये बड़ा ही ताकतवर हथियार रहा है और इसे कहा जाता था एक समय घोस्ट व्हीकल। और ये कुछ ऐसा था जैसे कि बड़े विस्फोट में ये वाहन फंसा, लेकिन इस विस्फोट के बाद इसके अंदर जो लोग थे वो लोग बिल्कुल सही सलामत थे, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ था। इस व्हीकल को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि भारत और अमेरिका दोनों मिलकर इसे बनाएंगे। अभी क्या होता है, अभी कनाडा में इसे बनाया जाता है, कनाडा के द्वारा बनाया जाता है, पर भारत में इसकी एक यूनिट स्थापित करने की बात हो रही है और इसके तहत ये भारत में
इसका निर्माण करेंगे, टेक्नोलॉजी को साझा करते हुए। कहा जाता है कि जब पिछली बार जैक सुलिवन आए नई सरकार से मिलने के लिए, तब इस डील को लेकर भी खूब चर्चा हुई और ये भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण डील भी माना गया। इसके पीछे कारण है, और कारण ये है कि जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले इसे घोस्ट ब्रिगेड ऑपरेट करती थी और इसका सबसे पहला इस्तेमाल इराक में हुआ था। सद्दाम की आर्मी ने इस पर हमला किया था और इसके आगे एक्सप्लोसिव बिछा दिए थे, आईईडी बिछा दिए थे और बुरी तरीके से ये क्षतिग्रस्त तो हुआ था, लेकिन इसके अंदर बैठे हुए सेना के किसी भी जवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था और इसी वजह से भारत भी इसे लेने के लिए इच्छुक है। भारत भी चाह रहा है कि इस स्ट्राइकर बख्तरबंद लड़ाकू वाहन के अपडेटेड एडवांस वर्जन को भारत खरीदे। हालांकि इसके साथ कई और भी चीज़ों का अमेरिका ने ऑफर दिया है। भारत के साथ 2+2 वार्ता के दौरान अमेरिका ने स्ट्राइकर बख्तरबंद लड़ाकू वाहन के को प्रोडक्शन पर जोर दिया था। इसकी घोषणा अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन ने भी की थी। ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका ने भारत को स्ट्राइकर सिस्टम की बिक्री की पेशकश की हो। इससे पहले भी भारतीय संस्थाओं के साथ कुछ बैठकों में इस तरह का ऑफर दिया गया था, पर अमेरिकी सरकार द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव पर भारत अभी भी मंथन कर रहा है। इस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। इसलिए अंतिम निर्णय नहीं लिया है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी जगह पे भारत की जो अपनी कंपनियां हैं वो कंपनियां ही काफ़ी हैं। भारत ने जो WHAP बनाया है, जो टाटा की कंपनी है, व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म बनाया है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत, ये ऊंचे पहाड़ों में ज़्यादा शक्तिशाली है। कहा जा रहा है कि अगर ये को प्रोडक्शन होने लगता है तो टाटा, महिंद्रा, कल्याणी ये जो बना रहे हैं ये फिर भारत के लिए बेकार हो जाएंगे। और दूसरी बड़ी चीज़ ये कही जा रही है कि जो ये कंपनी है द स्ट्राइकर की, ये कंपनी कनाडा की कंपनी है और कनाडा की ये कंपनी को आखिरकार फ़ायदा पहुंचेगा भारत के इस सिस्टम से और ये भारत के लिए एक बेकार सा ही कदम होगा। कई तरह की चीज़ें कही जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि हमने जो अपना व्हीकल बनाया है वो व्हीकल ही हमारे लिए काफ़ी है और सबसे अच्छी बात यह है कि स्ट्राइकर तो एम्फीबियस नहीं है, लेकिन हमारा जो है वो एम्फीबियस है। साथ ही साथ हमारे में करीब 11 लोग बैठ सकते हैं, 2+9 का रेशियो है। तो वहीं स्ट्राइकर की बात करें तो 3+8 है, यानी दोनों ही करीब करीब वैसे ही हैं। भारत का जो व्हीकल है वो 24.5 टन वजनी है, तो वहीं स्ट्राइकर 20 टन वजनी है और इस मामले में माना जा रहा है कि भारत के लिए यही ज़्यादा बेहतर है। टाटा पहले से ही भारत को भेज चुकी है और भारतीय आर्मी इसका इस्तेमाल कर रही है, तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट के कोई मायने नहीं बनते हैं। हालांकि अमेरिका भारत से चाहता है कि भारत सोवियत एरा के इस्तेमाल कर रहे BMP-2S को रिप्लेस कर दे इन वाहनों के साथ और इस प्रोजेक्ट पे साथ मिलकर काम करे। हालांकि भारत ने अभी तक निर्णय नहीं लिया है, इसलिए कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।